आज का जो टॉपिक है मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट में हमबोल्ट, रीटर और डार्विन से रिलेटेड है। तो मॉडर्न ज्योग्राफी वाज मेनली डेवलप्ड बाय द जर्मन स्कॉलर ड्यूरिंग 1750 टू 1850। तो 1750 से लेकर 1850 के मध्य में मॉडर्न ज्योग्राफी जर्मन विद्वानों के द्वारा डेवलप किया गया। द सेकेंड हाफ ऑफ दिस पीरियड इज कॉल्ड द क्लासिकल पीरियड ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में दो क्लासिकल पीरियड माना जाता है, एक ग्रीक का काल, एक हमबोल्ट और रीटर का काल। ये दोनों ही क्लासिकल पीरियड्स के रूप में काउंट किए जाते हैं। हमबोल्ट का जो जन्म हुआ 1769 में, 1859 में एक्सपायर किए। कॉल रीटर 1779 में बॉर्न हुए, 1859 में मर गए। 10 साल छोटे रहे कॉल रीटर। चार्ल्स डार्विन ये तीसरा मॉडर्न ज्योग्राफी के फाउंडर्स में से एक है। 1809 में जन्म लिए, 1882 तक एक्सपायर कर गए। तो अभी हम लोग पहले फोकस करते हैं अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट पर। तो इन्हें मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी का फादर बोलते हैं। मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर के नाम से के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने डिस्क्रिप्टिव और साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में ज्योग्राफी को आगे बढ़ाया, वर्णनात्मक और वैज्ञानिक विषय के रूप में आगे बढ़ाया। प्लांट ज्योग्राफी, जिसे फाइटोज्योग्राफी कहा जाता है, जिसे जिग्नोसिया या वनस्पति भूगोल हिंदी में हम लोग बोलते हैं, का नींव इन्होंने रखा। हालांकि ऑल्सो पॉइंट दैट द ज्योग्राफी नॉट कंसर्न विथ इंडिविजुअल प्लांट्स बट रेदर विथ प्लांट एंड एनिमल्स। नाम है जिग्नोसिया, जो कि वनस्पति भूगोल हिंदी में कहा जाता है, लेकिन यह केवल प्लांट से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें प्लांट और एनिमल दोनों हैं। तो वनस्पति और प्राणी जगत दोनों ही जिग्नोसिया से संबंधित है। जिग्नोसिया का मतलब है प्लांट ज्योग्राफी, भूगोल को उन्होंने जिग्नोसिया के रूप में आइडेंटिफाई किया। जो बुक उनका दूसरा कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ नेचर, प्रकृति में एकता में विश्वास करते हैं, बताते हैं कि नेचर इज इंटरकनेक्टेड, प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और जो भी घटनाएं हैं, फिनोमिना हैं, वो एक साथ घटित होते हैं, जिसे इन्होंने जूसमीन हैंग कहा, जो आगे हम लोगों को मिलेगा। तो इसी तरह से उन्होंने ज्योग्राफी को अर्धवेसरी बुंग के रूप में बताया कि जो जिग्नेशिया है वो अर्धवेसरी बुंग है, जिसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन, हिंदी में अर्धवेसरी बुंग का। तो यूनिटी ऑफ नेचर में विश्वास करते हैं, नेचर की घटनाओं को इंटरकनेक्टेड मानते हैं। जूसमीन हैंग वर्ड यूज किए, फिनोमिना एक दूसरे के साथ घटित होते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं ये फील्ड ऑब्जर्वेशन, क्षेत्रीय अध्ययन पर बहुत बल दिए। यही जो इनका फील्ड ऑब्जर्वेशन में इतना जो योगदान है, साइंटिफिक मेजरमेंट भी किए, जिसके चलते हम लोग ज्योग्राफी में एक सिलेबस ही रख लिए, फील्ड स्टडी, जो कि हम लोग टूर वगैरह जाकर फील्ड स्टडी करते हैं। ये ट्रेवल अबाउट 4000 माइल्स, 4000 मील की यात्रा किए, 6667 किलोमीटर। contributed to the many field, जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जेमोर्फोलॉजी। अपने साथ 40 इंस्ट्रूमेंट रखते थे ताकि ज्योग्राफिकल फिनोमिना को मेजर कर सकें, जिनमें टेलीस्कोप, सेक्सटेंट, साइनोमीटर स्काई का ब्लूनेस मेजर करता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेजर करते हैं इससे। तो अपने साथ ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे इक्विपमेंट लेके चलते थे, 40 इंस्ट्रूमेंट एक साथ लेके चलते थे फील्ड स्टडी के लिए। थोड़ा इनके परिचय पर ध्यान दिया जाए तो 1769 में प्रसिया में जन्म लिया, उस समय के जर्मनी हैं, और अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में इनका जन्म हुआ, कुलीन फैमिली में जन्म हुआ, रिच फैमिली थे इनके। फादर बहुत जल्दी एक्सपायर करे, माता के ही संरक्षण में रहे, और माता इनको सिविल सर्वेंट बनाना चाहती थी, लेकिन ये साइंटिफिक स्टडी के लिए
फील्ड स्टडी को ज़्यादा महत्व दिए। मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी का पिता के नाम से जाना जाते हैं। तो अर्ली इनका एजुकेशन देखा जाए तो अरिस्टोटल के बाद ये दूसरे विद्वान हैं जिनको बहुत सारे विषय आती थी। क्लासिकल लैंग्वेज का अध्ययन किए, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, मिनरलोजी, बहुत सारे विषयों के भाई विधाता रहे, ये विद्वान रहे। एजी वार्नर जो फेमस जियोलॉजिस्ट हैं, उनके अधीन ये उनके नेतृत्व में काफ़ी कुछ सीखे, उनसे काफ़ी नॉलेज लिए। एजी वार्नर से, जियोलॉजिस्ट थे। इसी तरह से जॉर्ज फॉस्टर से वो काफ़ी प्रभावित थे, और जिसके चलते, चूँकि जॉर्ज फॉस्टर एक ट्रैवलर्स हैं, और उसके चलते इनका भूगोल में इंटरेस्ट आया। दोनों फॉस्टर बाप और बेटे थे, ये दोनों ही ट्रैवलिंग में बहुत ही ऑब्जर्वेशन करते थे ट्रैवलिंग के थ्रू। तो भूगोल में जो इंटरेस्ट है जॉर्ज फॉस्टर के चलते ही आया। आगे चलकर वो प्रूसिया में माइंस में डायरेक्टर बने 1792 में। पब्लिश हिज फर्स्ट साइंटिफिक पेपर इन 1793। ये एकेडमिशियन नहीं रहे, ये साइंटिफिक काम किए, वैज्ञानिक वाली सारी गतिविधि किए, फील्ड ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा रहे, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं रहे कॉल लीटर की तरह। कंडक्टेड जियोलॉजिकल एंड बोटेनिकल सर्वे, तो जियोलॉजिकल और बोटेनिकल सर्वे किए अक्रॉस द स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, आल्प्स, इन सब क्षेत्रों में। और क्लाइमेट और वेजिटेशन के बीच में रिलेशनशिप बताया, लैटिट्यूड अल्टीट्यूड्स के बारे में बताया कि कैसे ये प्रभावित करते हैं। रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स का अध्ययन किए। ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इन्वायरमेंट पर भी ध्यान दिए, खासकर क्यूबा के अश्वेतों के बुरी कंडीशंस पर, जिस तरह से श्वेत उन्हें दबा रहे थे, उस पर इन पर श्वेतों को दबाने के लिए उन्होंने विरोध किया। तो नेक्स्ट हम लोग आगे और देखते हैं। यूज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख ही लिए। लैटिन अमेरिका को एक्सप्लोर किए और वहाँ से एक्सटेंसिव फील्ड एक्सपेडिशंस किए, काफ़ी कुछ वहाँ से नॉलेज लिए लैटिन अमेरिका के बारे में। ओरिनिको नदी का स्टडी किए थे वो, अभी हम लोग डिटेल्स में बाद में देखेंगे। और जो शुद्ध भूगोल का जो कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने काटा। तो चलिए देखिए यहाँ पर, लैटिन अमेरिका एक्सपेडिशंस, ट्रेवल विद द फ्रेंच बोटनिस्ट एम.ए. बोनप्लांट, तो उनके साथ लैटिन अमेरिका का एक्सपेडिशन पर गए। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, क्यूबा, मेक्सिको, ये सभी देशों को अध्ययन किए, सभी देशों में गए और बहुत सारे टेम्परेचर, अल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एयर प्रेशर, रॉक्स, प्लांट्स, क्लाइमेट्स, ये सब का अध्ययन किए। मेजर कंट्रीब्यूशंस उनका देखेंगे। एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, अल्टीट्यूड एंड ह्यूमन लाइफ, तो इन सबों का रिलेशनशिप जान पाए, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अल्टीट्यूड, ह्यूमन लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं। और एक्सप्लोर द ओरिनिको रिवर्स, ओरिनिको नदी को खोजे एंड प्रूव्स इट्स कनेक्शन विद द अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन से कनेक्टेड। और इसी मामले में उन्होंने विरोध किया था रेने ज्योग्राफी का, शुद्ध भूगोल का, जो बताया गया कि एक नदी दूसरे नदी से बिल्कुल अलग होती है, माउंटेन से डिवाइडर है। यहाँ ओरिनिको नदी अमेजन नदी से मिल रही है। तो इससे जो बोले ना कि नदियों ने भूमंडल को कई भागों में, रीजन में बांट दिया है, तो ये चीज़ अनप्रूव्ड हो जाता है, बुआक की बातें कट जाती है। इसी तरह से वर्टिकल जोनेशन ऑफ वेजिटेशन इन एंडीज में वनस्पति का लंबवत चित्रण किए कि कैसे हाइट बदलने से वेजिटेशंस में चेंज आ जाता है। चिम्बारोजो माउंटेन पर चढ़ाई किए जो 6727 मीटर था उस समय का, वर्ल्ड रिकॉर्ड एट दैट टाइम। तो चिम्बारोजो पर चढ़े इतनी ऊंचाई पर। स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ हाई अल्टीट्यूड ऑन द ह्यूमन बॉडी, कैसे ऊंचाई पर जाने पर
ऑक्सीजन की कमी के चलते मानव शरीर पर प्रभाव पड़ता है, ये सब बताया। फर्स्ट टू मेजर द डिस्क्राइब द कोल्ड पेरू करेंट, तो पेरू के ठंडी जलधारा का वर्णन किए, मेज़र की, उसका मेज़रमेंट भी किए, बाद में उनके नाम पर हम बोल्ट करंट को पड़ गया। स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द कल्चर एंड एग्रीकल्चर, संस्कृति और कृषि पर लैंड फॉर्म का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बताए। तो ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल ज्योग्राफी पर अध्ययन किए, ह्यूमन ज्योग्राफी पर भी क्यूबा में जो अश्वेतों को दबाया गया था उस पर उन्होंने मानव भूगोल पर भी प्रकाश डाला और माना कि सारे रेस में कोई इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी नहीं होना चाहिए, सभी एक ही ओरिजिन से आए हैं। और इस तरह से देखेंगे मानव भूगोल पर भी उनका योगदान है। और कॉलरिटर पर इनका काफ़ी प्रभाव था। रिटर्न टू यूरोप आफ्टर विजिटिंग यूएसए के बाद यूरोप आए एंड कंटिन्यूड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, तो वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन ये करते ही रहे। विजिटेड माउंट विसुवियस इटली इन 1806 टू स्टडी द वोल्केनिक एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए 1806 में विसुवियस आए। पब्लिश हिज ऑब्जर्वेशन इन 30 वॉल्यूम्स, 30 वॉल्यूम में अपने विभिन्न प्रकार के जो ऑब्जर्वेशन किए थे प्रकाशित किए। लेटर ट्रांसलेटेड इन मेनी लैंग्वेजेज, बहुत सारे भाषा में ट्रांसलेट हुआ। इंस्पायर्ड मेनी यंग साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड रीजन, तो अनएक्सप्लोर्ड रीजन जो अभी तक पहुंचा नहीं गया है, युवा वैज्ञानिकों को प्रमोट किए, इंस्पायर किए। रशियन एक्सप्लोरेशन 1829 में उन्होंने किया। रशियन का जार जो वहाँ के थे, उन्होंने इनको इनवाइट किया ताकि साइबेरिया और यूराल माउंटेन को एक्सप्लोर किया जाए। सर्वे द कैस्पियन सी कोस्टल लोलैंड्स, तो कैस्पियन सी के पास भी गए, कोस्टल लोलैंड्स का अध्ययन किए। इवन साइबेरिया में पहुंचकर वहाँ के परमाफ्रॉस्ट एरिया को आइडेंटिफाई किया। रिकॉर्डेड टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेगुलरली ड्यूरिंग द जर्नी। महाद्वीपीयता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। टेम्परेचर चेंजेज इंक्रीज अवे फ्रॉम द सी, समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाते हैं तापमान में परिवर्तन मिलता है, तो महाद्वीपीयता का भी सिद्धांत, कॉन्टिनेंटलिटी का भी सिद्धांत इन्होंने दिया। हेल्प प्रिपेयर अ फर्स्ट वर्ल्ड आइसोथर्म मैप्स, तो पहला विश्व का समतापमान वाला मानचित्र बनाए। लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेज ऑफ इक्वल टेम्परेचर, तो आइसोथर्म लाइन हम लोग जानते हैं इक्वल टेम्परेचर लाइन को प्रदर्शित करता है, तो पहली बार इन्होंने ही बनाया। प्रमोटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेट्रोलॉजिकल स्टेशन अक्रॉस रसिया, रसिया में मेट्रोलॉजिकल स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रमोट किए ये। पॉपुलराइज द स्टडी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी के अध्ययन को लोकप्रिय बनाया। और द कॉन्सेप्ट ऑफ परमाफ्रॉस्ट फॉर परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड्स, तो परमाफ्रॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप पर बात की, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इंटरकनेक्टेड होता है। टाउन, विलेज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ लैंडस्केप्स। इसी तरह से इन्होंने माउंटेन सिकनेस की संकल्पना को भी विकसित किया, सोरेक जिसको बोलते हैं। तो काफ़ी कुछ इन्होंने अध्ययन किया। स्टडीड द एंडीज़ माउंटेन का अध्ययन किया और बताया कि ये ग्रेनाइट, नीस, क्रिस्टलाइन रॉक से बना है। और इसी में अपने जो गुरु थे जी वार्नर, जो उन्होंने बता दिया कि अपर पार्ट सेडिमेंट्री रॉक से बना है, इसको इन्होंने यहाँ से एंडीज माउंटेन के अध्ययन के द्वारा काट दिया अपने जी वार्नर के बात को। कंपेयर्ड द ज्योग्राफी ऑफ स्पेन एंड क्यूबा, स्पेन और क्यूबा का भूगोल का तुलनात्मक अध्ययन किए। क्यूबा में तो आपको बताया ही थे कि वहाँ के अश्वेत लोगों को, जो श्वेत लोग दबा रहे थे, उसका उन्होंने एजिटेशन किया, विरोध किया और बताया कि जिस दिन अश्वेत उठ खड़ा होगा उस दिन श्वेत को भागना पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी देख रहे हैं। बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ नेचर, प्रकृति की एकता में विश्वास करते हैं। ऑल नेचुरल फिनोमेना आर इंटरकनेक्टेड। और इस तरह से जिसोमैन हैंग का बात कर देंगे। कॉस्मोस उनकी फेमस कृति है, 5 पार्ट में ये रहा है। बाद में हम लोग 5 पार्ट्स का भी देखेंगे। तो आपको जो 5वां पार्ट है, उनके मरने के बाद
हुआ, जो उनके द्वारा वर्क लेफ्ट किया गया था उसको कंपाइल किया गया। तो 1862 में 5वां पार्ट तैयार हो गया उनका, जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड नेचर थ्रू द साइंस एंड ऑब्जर्वेशन, ये सब से जुड़ा हुआ है। आगे मैंने बताया है कि 5 वॉल्यूम में क्या क्या है भी। मेजर कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा, मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी के पिता माने जाते हैं। कॉस्मोग्राफी का कॉन्सेप्ट दिए, इस पर आते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग बात उस समय कर रहे थे ना कि कॉस्मोलॉजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया ज्योग्राफी की तुलना में। एक्चुअली कॉस्मोग्राफी को 2 पार्ट में इन्होंने बांटा, यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी। तो जो यूरेनोग्राफी होता है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ का अध्ययन करता है, ज्योग्राफी में अर्थ सरफेस का अध्ययन करते हैं और विभिन्न घटनाओं के अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। दोनों यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी को मिलाकर कॉस्मोग्राफी हमबोल्ट ने बोला। तो कॉस्मोग्राफी की इस तरह से 2 पार्ट हो गए हैं। नेचर को ऑर्गेनिक होल मानते हैं, वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड, जहाँ जीवित और अजीवित दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं। इन्होंने एडवोकेटेड अबाउट द यूनिटी ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल साइंस, फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल साइंस के यूनिटी के लिए महत्व दिए। प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जूसामेन हैंग, इंटरकनेक्शन ऑफ द नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाओं में इंटरकनेक्टिविटी होता है, इसी को जूसामेन हैंग कहते हैं। स्टेटेड दैट द ह्यूमन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द टेरेस्ट्रियल लाइफ, मानव का जो जीवन है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। इम्पेसाइज द इंडक्टिव और इम्पेरिकल मेथड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, तो आगमनात्मक विधि, अनुभवात्मक विधि पर बल दिया, जो कि ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट पर आधारित होता है। प्रमोटेड कंपैरेटिव रीजनल स्टडी, तो रीजनल स्टडी को कंपैरेटिव जो कंपैरिजन करने के लिए प्रमोट किए। हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप इन द ज्योग्राफिकल एनालिसिस, तो ज्योग्राफिकल विश्लेषण में मैप का बहुत प्रकाश डाले। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पर, हर घटना के पीछे उसके कारण ढूंढने पर भी इन्होंने बात किया। स्टडीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में तापमान में जो भी वितरण होता है उसका इन्होंने अध्ययन किया। अल्टीट्यूड का अध्ययन किया, क्लाइमेट, वेजिटेशन, कैसे एनिमल्स पर ये प्रभाव डालता, हाइट। प्लांट ज्योग्राफी, ये हम लोग जान ही गए कि इसको जियोग्राफी या जिग्नेशिया कहा गया, बायो ज्योग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से कॉल रीटर हम लोग समझ में, हमबोल्ट समझ गए। अब हम लोग आते हैं कॉल रीटर पर। कॉल रीटर का जो 10 साल छोटे हैं हमबोल्ट से, कॉल रीटर हमबोल्ट के समकालीन माने जाते हैं। को फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट इनको माना जाता है, संस्थापक है। बिलीव द टेलीलॉजी, ईश्वरवादी में विश्वास करते हैं। नेचर रिफ्लेक्ट्स गॉड पर्पस, प्रकृति जो है ईश्वर के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। तो ईश्वरवादी में अपने हर विचार पर उन्होंने ईश्वर का माना है। ईश्वर के विचार से ही प्रकृति में घटनाएं घटती हैं, तो ये इनका इंडिविजुअल्स मानना है। टेलीलॉजी अप्रोच में विश्वास करते हैं। हमबोल्ट साइंटिफिक व्यू में विश्वास करते थे, वो एगोनोस्टिक थे, अनिश्वरवादी थे हमबोल्ट, जबकि कॉल रीटर ईश्वर में विश्वास करते थे। और हालांकि साइंटिफिक बातें करते थे, लेकिन अल्टीमेटली वो जो प्रकृति की जो ऑब्जर्वेशन है उसको वो ईश्वर से जोड़ देते थे कि ये ईश्वर के पर्पस में, ईश्वर का ये पर्पस को फुल करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो डार्क एज की तरह वैज्ञानिकता को नहीं स्वीकारते थे और अंततः ईश्वर का ही ये पर्पस बता देते थे। तो वैज्ञानिकता को इन्होंने माना। फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, मानव और पर्यावरण के संबंधों का बात किए। बिलीव्ड ज्योग्राफी स्टडी द प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ टुगेदर, एक साथ अध्ययन करता है। तो ये कुल मिला के जिग्नेशिया यहाँ भी आ रहा है। इम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ रीजनल सिंथेसिस, कोरोलॉजी पर इन्होंने रीजनल सिंथेसिस पर, प्रादेशिक अध्ययन पर बात किया। आर्टकुंडी उनका रीजनल ज्योग्राफी का ही किताब है, जिसमें कि 19 वॉल्यूम है और उसमें अफ्रीका और यूरोप से जुड़ा हुआ है, अफ्रीका और एशिया से जुड़ा हुआ है। यूरोप का चर्चा उन्होंने
अर्धकुंडे में नहीं किया, लेकिन यूरोप पर उन्होंने कई किताबें लिखी है। ऐसा नहीं है कि यूरोप पर उन्होंने किताब नहीं लिखा, कई किताबें हैं, कई उन पर यूरोप के मैपिंग किए। हाँ, अर्धकुंडे जो है वो मूलतः अफ्रीका और एशिया से जुड़ा हुआ है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि अपने लाइफ में रिटर ने यूरोप पर कुछ लिखा ही नहीं है, काफ़ी चीज़ें यूरोप पर लिखे हैं वो। लेकिन लेकिन अर्धकुंडे जो है वो अफ्रीका और एशिया से जुड़ा हुआ अध्ययन उनका था। तो ये ध्यान रखना है कि रीटर ने ऐसा रीटर यूरोप के होकर और यूरोप के बारे में नहीं लिखेंगे, ऐसी बातें नहीं समझना है। कई किताबें यूरोप पर उन्होंने लिखा है। तो प्रोफेसर थे ये बर्लिन यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट प्रोफेसर माने जाते हैं 1820, फाउंडर ऑफ द बर्लिन जोग्राफिकल सोसाइटी, डेवलप रीजनल जोग्राफी बाय द स्टडिंग ईच रीजन्स एज ए यूनिक यूनिट मानकर प्रत्येक क्षेत्र का इन्होंने अध्ययन किया और इसीलिए इनको रीजनल ज्योग्राफी का फादर माना जाता है। हालांकि रीजनल ज्योग्राफी का फादर स्ट्रेबो को भी हम लोग देखे थे, ऑप्शन के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। इंट्रोड्यूस द कंपैरेटिव मेथड, तो हमबोल्ट की तरह ये भी कंपैरिजन करते थे विभिन्न रीजनों के बीच में, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस खोजते थे, मैन नेचर रिलेशनशिप पर फोकस किए, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स। तो ये एक्सप्लेन करते थे, न केवल वर्णन करना बल्कि एक्सप्लेन करना कि क्यों ऐसा कल्चर फिजिकल फीचर से कैसे बना। और इसमें ईश्वर का पर्पस मान लेते थे कि ईश्वर का ही ऐसा योजना है, गॉड्स प्लान है। गॉड डिजाइन द अर्थ फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, ऐसा उनका विचारधारा था। हालांकि साइंटिफिक बातों को जरूर वो मानते रहे। अर्थ एज एन ऑर्गेनिजम्स, पृथ्वी एक जीव की तरह है और कॉन्टिनेंट्स उसके अंग की तरह है। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्धकुंडे दिया, जिसको ज्योग्राफी एज अर्थ साइंस बोला गया। इसको भूगोल पृथ्वी विज्ञान के रूप में विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन है इसमें, और विशेष रूप से अर्धकुंडे हम लोग जान ही चुके कि अफ्रीका और एशिया से जुड़ा हुआ 19 वॉल्यूम में है। टोपोग्राफिकल फीचर्स का अध्ययन किए। टोपोग्राफी हम लोग जानते हैं छोटे रीजन्स के लिए टोपोग्राफी यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, एटमॉस्फेयर एंड लैंड फॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, प्लांट एंड एनिमल, ये सब का ह्यूमन इन्वायरमेंट का। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इनका कॉन्सेप्ट है, विविधता में एकता। प्रपोज दैट द फिजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड होते हैं, भौतिक और सांस्कृतिक। एवरी रीजन है यूनिक आइडेंटिटी, हर क्षेत्र का, हर प्रदेश का एक अपना आइडेंटिटी होता है। बट ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ फॉर्म वन इंटीग्रेटेड होल्स, लेकिन फिर भी सभी पृथ्वी पर एक समन्वित इकाई के रूप में है। ज्योग्राफी पर उनका व्यू है कि ज्योग्राफी नॉट द कलेक्शन ऑफ प्लेसेस नेम्स, प्लेसेस नेम के लिए भूगोल नहीं है। इट इज़ द साइंस ऑफ अर्थ, यह पृथ्वी का विज्ञान है। स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन्स, तो प्रकृति और मानव के संबंधों का अध्ययन करता है। फेवर्ड फील्ड ऑब्जर्वेशन ओवर द आर्म चेयर ज्योग्राफी, बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं रीटर आर्म चेयर ज्योग्राफर हैं, लेकिन वो आर्म चेयर ज्योग्राफर नहीं थे। यूरोप में कई क्षेत्रों का उन्होंने भी भ्रमण किया था और आर्म चेयर ज्योग्राफी की तुलना में फील्ड ऑब्जर्वेशन पर बल दिए। हाँ, इमैनुअल कांट जरूर हम लोग देखे थे कि कोनिसबर्ग से वो 16 किलोमीटर से दूर कहीं गए नहीं, वो आर्म चेयर ज्योग्राफर थे। और इस तरह से इन्होंने आर्म चेयर ज्योग्राफर का रिफ्यूट किया था, इनकार किया था। आर्म चेयर ज्योग्राफर से अच्छा फील्ड ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए हम बोल्ट को बहुत वो मानते थे। बिलीव्ड ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन, नॉट हाइपोथेसिस टू ऑब्जर्वेशन, तो अवलोकन पर इन्होंने महत्व दिया। क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि इनका टेलीलॉजिकल एक्सप्लेनेशन लैक द साइंटिफिक एविडेंस। हालांकि ये टेलीलॉजिकल एक्सप्लेनेशन करते थे, सही बात है, वैज्ञानिक एविडेंस को हालांकि कम नहीं मानते थे वो। ये जो आलोचना है बहुत सही नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस देते थे, उसमें बस वो ईश्वर को एक जोड़ देते थे। एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन द डिवाइन पर्पस रिड्यूस साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी, तो माना जाता है कि जो डिवाइन ईश्वर का जो पर्पस बता देते हैं ना, इससे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाता है। हालांकि व्यवहार में ऐसा उन्होंने नहीं माना। डिडक्टिव अप्रोच उन्होंने लिया, जैसे कि हम बोल्ट इंडक्टिव अप्रोच का
लेकिन कहीं ये विवाद नहीं खड़ा करना चाहते थे कि डिडक्टिव अप्रोच सबसे पहले होना चाहिए। तो डिराइव्ड कंक्लूजन फ्रॉम द ऑब्जर्व फैक्ट्स, तो डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग पहले से ही फॉर्मूला तय कर देते हैं और उसके बाद ऑब्जर्वेशन से जांचते रहते हैं, वेरीफाई करते रहते हैं। लेकिन इंडक्टिव अप्रोच से इनका कोई कंट्राडिक्शन नहीं था। ये नहीं कि इंडक्टिव अप्रोच को ये सही नहीं मानते हैं। हम लोग जानते हैं इंडक्टिव अप्रोच से न्यू नॉलेज आता है, डिडक्टिव अप्रोच से जो पुराने नॉलेज होते हैं उनको बार बार वेरीफाई करते हैं। बिलीव नेचर फॉलोज डिफाइंड लाज, नेचर डिफिनिट लाज को फॉलो करता है विच कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द ज्योग्राफिकल स्टडी। तो चलिए और ज़रा सा देखते हैं उनका और जो विचार है कि ज्योग्राफी शुड स्टडी द अर्थ एज द एबोर्ड ऑफ ह्यूमन्स, पृथ्वी को मानव के निवास स्थल के रूप में अध्ययन करना चाहिए। रीजनल ज्योग्राफी को महत्व दिए, जबकि हम बोल्ड सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को ज़्यादा महत्व देते थे। हालांकि कहीं यहाँ पर विवाद नहीं है कि ये सही है वो गलत है। एवरी रीजन हैज़ द यूनिक कम्बिनेशन ऑफ द फिजिकल एंड ह्यूमन फीचर्स, हर एरिया जो होता है उसका अपना फिजिकल और ह्यूमन फीचर्स होते हैं। अर्थ और द ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट, अर्थ और ह्यूमन्स जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंड करते हैं, आश्रित है। ज्योग्राफी हिस्ट्री आर इनसेपरेबल्स, तो भूगोल और इतिहास इनसेपरेबल विषय है। अर्धकुंडे इनका 1817 to 1859 में वहाँ आया, जिसको साइंस ऑफ अर्थ कहते हैं। 19 वॉल्यूम में था, अफ्रीका और एशिया के पार्ट्स को ही रखा। अभी हम लोग बताए कि उनका यूरोप और कई अलग से काम है, इसमें नहीं था अर्धकुंडे में, ये क्लियर होना चाहिए। ज्योग्राफी इज एन एम्पिरिकल साइंस, तो अनुभवात्मक विज्ञान आया, अनुभवात्मक विज्ञान है, ये मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मान रहे हैं। स्पेशियल फिनोमिना आर इंटर रिलेटेड, गिविंग ईच रीजन अ यूनिक आइडेंटिटी, हर रीजन का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, सभी स्थानीय घटनाएं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो नेचुरल बाउंड्री, रिवर्स, माउंटेन, etc हेल्प्स डिफाइन रीजन्स, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। तो चार्ल्स डार्विन पर जाने से पहले थोड़ा हम लोग कुछ और बातों पर ध्यान देंगे जो हमबोल्ट और रीटर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन से पहले हम लोग कुछ और देखते हैं। फिलॉसफी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हालांकि ये रीटर का विचार है। हमबोल्ट के अनुसार यूनिटी इन नेचर था, नेचर में एकता होता है, यहाँ पर विविधता में एकता का बात की है रीटर। रीटर का एक्सप्लेनेशन को देखा जाए तो कैसे वो मानते हैं। अकॉर्डिंग टू द रीडर, द विजुअल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस आर द रिजल्ट ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड फिनोमेना, तो पृथ्वी सतह पर जो भी भूदृश्य दिखते हैं वो विभिन्न घटनाओं का इंटरकनेक्टेड परिणाम होते हैं, अंतः न्यासरित परिणाम होते हैं। Therefore, the study of geography should explain these relationships, तो इन संबंधों का, इंटरकनेक्टेड फिनोमिना के संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। रीटर का फिलॉसफी थियोलॉजी फिलॉसफी था, हमबोल्ट का साइंटिफिक फिलॉसफी था। दोनों लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी में विश्वास करते थे, जहाँ हमबोल्ट ने यूनिटी इन नेचर दिए, रीटर ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिए। रीटर विश्वास करते थे कि जोग्राफिकल इन्वायरमेंट डेमोन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो जोग्राफिकल पर्यावरण जो होता है वो विविधता में एकता दिखाता है। अकॉर्डिंग टू द थियोलॉजी फिलॉसफी, नेचर इज सिंगल एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, सिंगल है और इंटीग्रेटेड सिस्टम भी है, तो इस तरह से इन्होंने माना। अमेरिकन जोग्राफिकल ट्रेडिशंस में प्रेस्टन जेम्स बताते हैं कि हमबोल्ट वाज द सिंबल ऑफ बिगिनिंग ऑफ न्यू आइडियाज एंड एंडिंग ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस, नए विचारों के प्रारंभ के भी सिंबल हैं हमबोल्ट, और ओल्ड ट्रेडिशंस के समाप्ति के भी। न्यू ट्रेडिशन में है साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ लैंडस्केप आया, यानी पृथ्वी के भूदृश्य का वैज्ञानिक वर्णन शुरू हुआ न्यू ट्रेडिशन हमबोल्ट के साथ। और ओल्ड ट्रेडिशंस कॉस्मोग्राफी, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड होता था यूनिवर्स का,
वो यहाँ से ओल्ड ट्रेडिशन का समाप्ति है। और कॉस्मोग्राफी हम लोग जानते हैं कि उन्होंने यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में रखा भी था हमबोल्ट ने। अब उनका जो रीटर ने इसके लिए लैंडर कुंडे यूज किया। लैंडर कुंडे मतलब है रीजनल ज्योग्राफी ही है। हमबोल्ट ने अर्ड वेसरी बंग न्यू साइंटिफिक ज्योग्राफी इसके लिए लिखा था। अर्ड कुंडे की जगह इन्होंने अर्ड वेसरी बंग रखा। तो पृथ्वी का वर्णन इसका हिंदी में होता है। कॉस्मोस उनका फेमस किताब है हमबोल्ट का। और गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को विकसित करने में कॉस्मोस का बहुत बड़ा योगदान है। दिस वर्क वॉज प्लान्ड इन द 5 वॉल्यूम्स। तो 5 वॉल्यूम में था। हाउएवर ड्यू टू हिज डेथ, उनकी मृत्यु के चलते इट रिमेन इनकम्प्लीट रहा। बाद में उनके द्वारा जो नोट्स छोड़े गए थे उसको कंपाइल करके 5वां वॉल्यूम 1862 में आ गया। फर्स्ट वॉल्यूम जो आया उसमें अ कम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर यूनिवर्स का बात था। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का एक व्यापक वर्णन किया गया है। सेकेंड वॉल्यूम जो है हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ हाउ आर्टिस्ट एंड पोएट्स ड्यूरिंग द रेनेसां। तो पुनर्जागरण के दौरान विभिन्न कवियों कलाकारों का एक ऐतिहासिक डाटा दिया गया। ह्यूमन काइंड इन द जनरल डेवलप द आइडिया ऑफ अप्रिसिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर्स। तो प्रकृति की सुंदरता और समझ को यहाँ पर दिखाया गया। तीसरा जो उनका वॉल्यूम है एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजिकल टॉपिक से जुड़ा हुआ है। चौथा वॉल्यूम में अर्थ से रिलेटेड नॉलेज दिए हैं। 5वां वॉल्यूम में प्लांट एनिमल ज्योग्राफी के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी का भी वर्णन करना चाहते थे, लेकिन एक्सपायर कर गए। तो बाद में उनके द्वारा छोड़े गए डाटा के द्वारा ये 5वां वॉल्यूम भी कंप्लीट कर लिया गया। थोड़ा और हमबोल्ट के बारे में देखिए। यद्यपि हमबोल्ट की अधिकांश जीवन प्राकृतिक तत्वों के वैज्ञानिक अध्ययन में व्यतीत हुआ, जिस कारण उनकी पहचान भौतिक भूगोल से जुड़ी हुई थी, तथापि वे महान मानवतावादी भी थे। अपने वृत्तांतों में उन्होंने सामाजिक विसंगतियों की ओर ध्यान खींचा। उदाहरण के लिए क्यूबा द्वीप एक राजनीतिक निबंध शीर्षक में उन्होंने एक व्याप्त सामाजिक अन्याय का उद्घाटन करते हुए रेखांकित किया था कि द्वीप के 83% लोग अश्वेत थे, इनमें आधी संख्या गुलामों की थी। यदि अश्वेत लोगों की दशा में सुधार लाने की दिशा में त्वरित प्रसार न किया जाए तो राजनीतिक सत्ता शीर्ष ही उन स्थानीय लोगों के पास चली जाएगी जो स्वतंत्रता के इच्छुक हैं और उसे प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाने को तैयार हैं। तो इस तरह से देखिएगा इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी जो रेसेस की बात की गई है, उन्होंने इसका विरोध किया है। हमबोल्ट की प्रकृति निश्चयवादी थी। हमबोल्ट ने लिखा था कि पशुओं और वनस्पतियों की भांति मनुष्य का जीवन भी मिट्टी तथा आसपास के वातावरण की भौतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर है। यदि विज्ञान की सहायता से मनुष्य वातावरण के अनेक प्रतिकूल प्रभावों से अपनी सुरक्षा करने में समर्थ है। पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में मनुष्य स्थानिक प्राकृतिक व्यवस्था का अंग है। दक्षिण अमेरिका का जो इन्होंने एक्सपेडिशन किया उससे देखिए यहाँ पर हम ये बात बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार। सर्वेक्षण के आधार पर हमबोल्ट ने सिद्ध कर दिया कि बुआह द्वारा प्रतिपादित संकल्पना कि पृथ्वी की सतह निर्बाध रूप से फैली पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा अनेक अलग अलग घाटियों में विभक्त है, निराधार है। क्योंकि यदि यह संकल्पना सही होती तो ओरनिको की घाटी अमेजन नदी घाटी से किसी पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक होती, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अमेजन नदी में जाकर ओरनिको नदी मिलती है। इसी तरह से एंडीज क्षेत्र के ज्वालामुखी चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर हमबोल्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि एसी वार्नर द्वारा प्रतिपादित संकल्पना कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी चट्टानें परतदार हैं त्रुटिपूर्ण हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली ग्रेनाइट, नाइस और अन्य रवेदार चट्टानें ज्वालामुखी उद्गार से बनी थी। तो ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर दिए थे। तटीय समुद्र के जल में तापमान परिवर्तन के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने पेरू के पश्चिमी तट पर एक ठंडी जलधारा की खोज की, जिसे पेरू जलधारा नाम दिया गया। बाद में इसे हमबोल्ट के नाम पर हमबोल्ट जलधारा भी पुकारने लगे। नेक्स्ट एक कॉलरिटर के बारे में और चीज़ें हैं जो हमने पहले भी बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ से एक बार जानकारी होना चाहिए। प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता कॉलरिटर द्वारा लिखित महान भौगोलिक ग्रंथ अर्ड कुंडे, डाई अर्ड कुंडे के नाम से 19 वॉल्यूम में था, जो मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों में विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत और वैज्ञानिक वर्णन किया गया। तो इन 19 खंडों का क्षेत्रीय विभाजन कुछ इस प्रकार से था।
अफ्रीका पहले खंड में मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा की गई थी। एशिया के 19 खंडों का सबसे बड़ा भाग एशिया महाद्वीप को समर्पित है, जिसमें जो 18 मतलब कि एक भाग तो अफ्रीका से जुड़ा हुआ, जो और रिमेन जो भाग हैं उसमें पूर्वी एशिया में खंड 2 से लेकर 6 तक, पश्चिमी एशिया का वर्णन खंड 7 से 11 तक, अरब प्रायद्वीप का खंड जो वर्णन है 12 से लेकर 13 तक, और सिनाई प्रायद्वीप का 14 से 17 तक, एशिया माइनर का 18 से 19 खंड, यानी कि 2 से लेकर 19 से वॉल्यूम तक सिर्फ एशिया महाद्वीप का ही चर्चा है। कोल्डिटर का यह ग्रंथ इतना विशाल था कि 1859 में अपनी मृत्यु तक केवल अफ्रीका और एशिया का ही विवरण पूरा कर सके थे। अटकुंडे में यूरोप महाद्वीप के लिए एक भी खंड नहीं लिखा जा सकता था। यह पुस्तक मानव इतिहास और प्रकृति के संबंधों पर आधारित एक विस्तृत विश्वकोश मानी जाती है। तो ये सब हम लोगों ने जानकारी हासिल किया, और मैंने आपको बार बार बता दिया कि जो यूरोप के लिखने के संदर्भ में जो बात किया जा रहा है ना, यूरोप पर अलग से कई किताब रीटर महोदय ने लिखा है। तो इस तरह से हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि रीटर ने अटकुंडे में नहीं लिखा है, लेकिन अलग से उन्होंने कई किताब लिखा, जैसे कि 1804 में यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकी चित्रण, यूरोप और जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल पेंटिंग। इसी तरह से 1806 में यूरोप के 6 मानचित्र, 1807 में यूरोप के भूगोल का दूसरा खंड। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यूरोप पर भी उन्होंने अपना काम किया है। यूरोप पर के भूगोल पर अलग से उन्होंने काम 4 में, 6 में, 7 में किया है। तो इस तरह से हम लोग यहीं तक रखते हैं। चार्ल्स डार्विन जो ये तीसरे सबसे बड़े विद्वान रहे हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।